नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी, जहां देखने को मिला कि आज बिहार में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। सभी जो नेता थे, मंत्री थे, वो बिहार में अपना दमखम दिखाने में लगे हुए थे। लगातार देखने को मिला कि तमाम बड़े दावे और वादे हुए, लेकिन इस बीच में चुनाव के ठीक एक रात पहले दिल्ली में एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका लाल किले के पास में होता है, जिसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में इस वक्त पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इस धमाके के बाद से ही देखने को मिला है तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आज इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करेंगे हम इस चर्चा में। और इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकाश राय जी, और आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, जैसा कि देखने को मिला कि बिहार चुनाव की ठीक एक रात पहले एक बड़ा धमाका दिल्ली में होता है। सभी नेता इस वक्त पर बिहार में मौजूद थे और दिल्ली, जिसे नेताओं का गढ़ माना जाता है, उस जगह पे एक ऐसा बड़ा धमाका होता है। सभी लोग वहां पर मौजूद भी थे और जिसके बाद से देखने को मिलता है पूरी जनता इस वक्त पर काफी ज्यादा परेशान रही है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे का क्या कारण है, कहाँ पर फेलियर रह गया है? देखिए, मंच पर उपस्थित जो भी पैनलिस्ट अभी आपके जुड़े नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन पूरे मंच को आपके मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही बर्निंग मुद्दे पे विषय पे आपने आज आवाज उठाई है। सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि ये देश आतंकवाद को अब एक राजकीय राष्ट्रीय मुद्दा मानता है, कि एक राजनीतिक दल का मुद्दा मानता है, कि राज्य का विषय मानता है। इसका विभेद होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब आतंकवाद की का प्रस्तुतिकरण या उसके बारे में जिस तरह की चर्चाएं की जाती हैं, एक राजनीतिक दल उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुझे लगता है उसको लेकर के अपने आप को गंभीर दिखाने का प्रयास करता है। और एक बात और सत्य है, अब तो मीडिया के सारे कैमरे दिल्ली की तरफ हैं। बिहार के चुनाव से जी। लोगों का ध्यान भटकाया जा चुका है या भटक चुका है। हम दोनों ही बातें कह सकते हैं, क्योंकि क्या कारण है कि पहलगाम की बात करिए, पुलवामा की बात करिए, पठानकोट की बात करिए, क्या सरकार किसी भी एक साजिश का पर्दाफाश करने में नाकाम हुई है? केवल और केवल जातिगत ध्रुवीकरण पे लोगों को केंद्रित रखना और सुरक्षा पे इतनी बड़ी चूक होना। मैं तो ये पूछूंगा कि इस भारत में जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं लगातार गिरावट की ओर जा रही हैं, जिस तरह हम और वो की राजनीति ध्रुवीकरण करती जा रही है, क्या आज हम इसको राष्ट्रीय विषय माने या एक राजनीतिक दल का विषय माने? पहले तो इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार बीजेपी या सत्ता दल जिस तरह से आतंकवाद पे प्रहार करने की बात कर रहा है और लगातार उसको रोकने में विफल रहा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा, पहले तो राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा जो संवैधानिक पदों पे होते हैं, उनके कर्तव्य 24 घंटे सेना की तरह आर्टिकल 33 के अनुसार वो भी प्रतिबंधित है। उनको भी 24 घंटे ड्यूटी पे बने रहने का बने रहने की जिम्मेदारी है उनकी। गृह मंत्री अपनी दायित्वों को छोड़ करके चुनाव प्रसार में दिखाई देते हैं, आलोचनाओं में व्यस्त रहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातों को पहले समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कमी और खामियां मुझे जो समझ में आती हैं कि खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस की बात करिए, आईबी की बात करिए, रॉ की बात करिए, चाहे जो भी हमारी सुरक्षा इकाइयां हैं, उनके ऊपर से राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाव हटना बहुत आवश्यक है। इनका जी। इस्तेमाल कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के विरोधियों की जासूसी कराने में, विरोधियों के फोन टैप कराने में, इस तरह की चीजों से इनको बाहर रख करके केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को सोशल सिक्योरिटी पे, सोशल इंटेलिजेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। सोशल इंटेलिजेंस एक शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है कि भारत के आम नागरिकों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप या सहयोग या समर्थन खुफिया विभागों को पूरी तरह से नहीं मिलता है, जिसके कारण लोकल इंटेलिजेंस फेलियर साबित होती है। और जी। पुलिसिंग से लेकर के जो भी रिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों को तय करना जरूरी है। इस देश में जब से ये सरकार बनी है, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कभी इन्होंने नोटबंदी की, कभी इन्होंने नए नए संधियों को किया, कभी नए नए राष्ट्रवादी बयानों को जन्म दिया। लेकिन जो भी बयान और जिस तरह की आज हमारे देश के सामने परिस्थितियां हैं, जो गंभीरता है, जो चुनौतियां हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं इतने हमले हो चुके हैं भारत में इस सरकार के काबिज होने के बाद, कि लगातार हमारे सेना के जवान मर रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान मर रहे हैं, लेकिन सरकारें सुरक्षा नीति को व्यवस्थित करने में, सुरक्षा नीति को मजबूत करने में फेलियर साबित हो रही है। जी। तो मुझे आकाश लगता जी, है क्या कि मानना है सबसे पहले आपका इसका जो? जवाब लेना जी। जरूरी है। जी आकाश जी, अभी अभी विवेक जी ने बताया किस तरह से फेल्योर हो रहे हैं, किस वजह से ये सारे दंगे हो रहे हैं। आपका मानना है क्या यही कारण है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? नहीं नहीं, देखिए, कल जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो
उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जो लोग घायल हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के साथ सरकार और जी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। और ये घटना आतंकवादी घटना है, और इस घटना पे मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पे जो भी इसमें लोग दोषी होंगे या जो लोग भी इसके पीछे होंगे उसकी तह में सरकार जाएगी, जांच एजेंसियां जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन ये जी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस समय पक्ष और विपक्ष को सबको एक होके हमको इस विषय पे लड़ना होगा। और आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार जब से हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया उसके बाद से जिस प्रकार से वहां के आतंकवादियों के धमकी भरे लहजे में जिस प्रकार के पोस्टरबाजी या धमकियां आती थी, और उसके बाद से जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया है, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, कई किलो आरडीएक्स बरामद किए गए हैं। ये सारी कड़ियां को हमने जोड़ा है। निश्चित तौर पे जी ये कल की घटना, इसके लिए मतलब हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार की घटना है कि दिल्ली में लाल किले के पास इस प्रकार की घटना घटे और उसमें हम अपने आधा दर्जन से अधिक लोगों को खो देते हैं। निश्चित तौर पे इस पे मतलब मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ। बहुत ही दुखद है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में हम इसकी कोई वाहवाही नहीं देना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली का आप जी उठा के देखेंगे तो 2014 के बाद से लेके ये पहली ऐसी आतंकवादी घटना है जिसपे मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है या कुछ और मामला है। उनको सवाल खड़ा करने का अवसर मिला है। लेकिन 2014 से पहले यूपीए के शासनकाल में हर 4 महीने, 6 6 महीने पे वहां पे बम फूटा करते थे। हमने कम से कम उसको रोकने में बड़े स्तर पे कामयाबी पाई है। इसके लिए इस देश की जी सेना और देश की सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। लेकिन एक बात जान सबको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम के तह में जितने लोग होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना, कार्रवाइयां करवाना, वो सारी बातें एक तरफ हैं। और जो लोग स्लीपर के सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में जो गिरफ्तारियां हुई, चाहे गुजरात में जो गिरफ्तारियां हुई, या उत्तर प्रदेश में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन सबको ध्यान से सरकार देख रही है। गृह मंत्रालय देख रहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी देख रहे हैं। और हमारे विपक्ष के साथी जो कह रहे थे कि गृह मंत्री जी चुनाव प्रचार में गलत आरोप आप लगा रहे हैं, गृह मंत्री जी ने तुरंत वहां पे वो घायलों से भी मिलने गए, घटना स्थल पे भी गए, और तब से लगातार वो पूरे इस घटना को लेके इस घटनाक्रम में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके 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 अंडर में उनके मतलब देख रेख में सारी चीजें संचालित किया जा रही है जब से ये घटना हुई है। और जल्द से जल्द हम पर्दाफाश भी करेंगे। लेकिन जी एक बात आकाश जी सबको इस पर मैं आगाह करूंगा कि सारे लोगों को, विपक्ष के जो भी साथी हो, किसी भी पार्टी के हो, पक्ष के लोग हो, पत्रकार हो, देश के लोग हो, सबको एकजुटता दिखानी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी आकाश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब भी सवाल वही है कि जो देश की राजधानी है, नेताओं के नाक के नीचे शासन प्रशासन इतना कड़ा है, वहां पर फिर भी ऐसी घटना हो जाती है। देखने को मिला है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, सबके द्वारा यही कहा जा रहा है कि सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पे ये सारी चीजें होती है और उसके बाद देखने को मिलता है कि लगातार हर जगह पर शासन प्रशासन को और ज्यादा कड़ा कर दिया जाता है। क्या वजह रही कि दिल्ली जैसी जगह पे ये सारी चीजें हो गई? नहीं, इसके लिए मधुलिका जी मुझे लगता है कि एक पुरानी कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। मैंने स्लीपर सेल की बात करी ना, जब अपने घर के लोग, जब यहाँ के लोग जो डॉक्टर्स पकड़े गए, आप सोचिए कि वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की डिग्रियां उनके पास हैं, और वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। ये अपने लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। और जब इन पे सवाल उठाता है कोई, तो ये लोग कहते हैं कि इस्लाम के विरोध में बात कर रहे हैं, ये लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मतलब क्या सत्य भी कोई ना बोले? क्या ये ना बोला जाए कि इस पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं मधुलिका जी, मैं देश की बात नहीं करता।
पूरे विश्व में जो 10 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन होंगे वो सारे के सारे मुसलमानों द्वारा संचालित होते हैं। क्यों नहीं ये बात बोली जाए? आज जब सवाल उठ रहा है, ये जो डॉक्टर इस घटना में शामिल थे, इन लोगों को एमबीबीएस की डिग्रियां लेने के बावजूद, इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेने के बावजूद, कौन सी इनकी इनकी पढ़ाई में कौन सी कमी रह गई थी कि इनको बम फोड़ना पड़ रहा है, अपने देश के लोगों को मारना पड़ रहा है, अपने ही देश के नागरिकों की हत्याएं करनी पड़ रही है? कम से कम ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आज देश में कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहा है कि कौन ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो देश के लिए घातक हैं, और आज लोग मुखर होके ये बातें बोलना शुरू कर चुके हैं। वरना आज के 10 साल पहले तक लोग मुखर होके बोल नहीं पाते थे। आप सोचिए कि एक पूरी किताब है जिसमें खुलेआम पढ़ाया जाता है कि धरती गोल नहीं, धरती चपटी चपटी है। आप बताइए, इस प्रकार की किताब को मान्यता देते हैं कि नहीं लोग देते हैं? उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हेट स्पीच देते हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। अरे भाई, बम आप फोड़ोगे, लोगों की हत्याएं आप करोगे और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाओगे, ये अब इस देश में नहीं चलेगा। जी विवेक जी, आपका क्या जवाब होगा इस पर? जिस तरह से देखने को मिला है कि लगातार इसमें एमबीबीएस भी मौजूद रहे, बड़े बड़े इंजीनियर्स भी मौजूद रहे, और उसके बाद सीधे तौर पे ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक खास रिलीजन पे जोड़ी जा रही है, क्या मानना है आपका? विवेक जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ठीक है जी, सवाल मुझसे है जी। जी आ जी। रही है। देखिए, अभी आकाश जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आकाश जी ने अपने ही वक्तव्य में कहा कि इस बारे में कुछ बोलने जैसा नहीं है। उसके बाद भी आकाश जी इतना कुछ बोलते गए, फिर इन्होंने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुंबई में जब हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, कौन सा मुख्यमंत्री था किस प्रदेश का जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? जहां तक मुझे याद है, वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राजनीति रोटियां सेक रहे थे। सबसे बड़ा झूठ आकाश जी ने जो इस देश के सामने परोसा कि इन्होंने आतंकवाद को रोकने का काम किया। 2014 से 25 के बीच में, 5 दिसंबर 2014, पूरी याद है, मोहरा आर्मी कैंप बारामूला जिले में 6 हथियारबंद आतंकियों ने सेना के कैंप पे घर में घुस के हमला किया था, और कई सैनिक हमारे घायल हुए थे। लश्कर तैयबा संदिग्ध आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाए। 2 जनवरी जी 2016, पठानकोट एयरबेस, पंजाब और कश्मीर से जुड़ा जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने वायुसेना पे हमला किया था, वायुसेना के बेस पे। जी 7 सुरक्षाकर्मी हमारे मारे गए। 3 जून 2016 को पंपोर पुलवामा सीआरपीएफ पे बस हमला, जिसमें कि 3 सैनिक मुठभेड़ में मारे गए थे हमारे। 25 जून जी 2016 पंपोर पुलवामा में सीआरपीएफ बस पे अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 18 जी सितंबर 2016 को उरी आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर बारामूला में 4 आतंकवादियों के हमले में 19 सैनिक मृत और 30 घायल। 10 जुलाई को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पे बस हमला होता है। 8 तीर्थयात्री मरते हैं, 7 महिलाएं सहित 18 घायल होते हैं। लश्कर ए तैयबा उसकी जिम्मेदारी लेता है। 26 अगस्त 2017 को पुलवामा पुलिस लाइंस के अंदर सोचिए, 3 जैश आतंकवादियों का हमला, 8 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। 10 फरवरी 18 को सुंजवान आर्मी कैंप जम्मू, आतंकियों ने कैंप में घुस के हमला किया। 6 सैनिक मृत और 4 बच्चे मारे जाते हैं, 11 घायल होते हैं। 14 फरवरी 19 पुलवामा लेथापोरा सीआरपीएफ हमले पे सुसाइड बम हमला, भारतीय एयर स्ट्राइक के कारण उसको बताया गया, और हताहत होते 40 सीआरपीएफ जवान, जिसकी आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं, उन जवानों के परिवारों को कोई राहत नहीं, और ना ही इन्होंने कोई खुलासा किया। 12 जून 19 को जी अवंतीपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ गश्त पे घात होता है, 5 सीआरपीएफ मरते के जवान मारे जाते हैं। 1 और 2 जनवरी को राजौरी दंगरी गांव में सेना वाहनों पे आईडी और घात होता है, 7 सैनिक मरते हैं, 12 घायल होते हैं। 20 अप्रैल 23 को जी पुंछ सेना हमले पे घात होता है और 5 सैनिक मरते हैं। 9 जून को 24 रियासी हिंदू तीर्थ यात्रियों के बस पे हमला होता है, 9 मरते, 41 घायल होते हैं। 22 अप्रैल को 25 को पहलगाम में बैसरंग घाटी में किस तरह से जाति और धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, और यही जाति और धर्म भाजपा के लोग मंचों से चिल्ला करके, टोपियों के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से चिन्हित करने का काम करते हैं। और उसके बाद भी जी भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके दावे करते हैं इन्होंने आतंकवाद को रोक दिया है। अगर इसे जी आतंकवाद को रोकना कहा जाएगा, तो आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा क्या मालेगांव ब्लास्ट को माना जाएगा? अगर आप जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो कुर्सी तो छोड़ सकते हैं, क्यों इस देश के ऊपर थोपे जा रहे हैं आप अपने विचारों को, अपनी दिखावटी भावनात्मक संवेदनाओं को? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, हम देश और विपक्ष सैनिकों के साथ है, लेकिन भाजपा के झूठ के साथ नहीं हो सकता। भाजपा जी के आकाश किसी मंत्री ने आकर के किसी भी हमले के, आज तक किसी भी आतंकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जितनी घटनाएं मैंने जी बताई, ये सब
इनके आतंकवाद रोकने का परिणाम है, जिसमें आतंकवाद तो नहीं रुका, लेकिन हमारे सैनिक बराबर शहीद हुए, और सबसे ज्यादा जो हमारे शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान हुए। ये कौन सा पैटर्न है आतंकवाद का जिसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया जाता है? मेरा ये सवाल है। क्या आपने कभी इस पैटर्न को जी ब्रेकआउट करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी आईबी रॉ के चीफ इंटेलिजेंस या हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ बैठ के इसका मंथन किया कि सीआरपीएफ के जवान ही क्यों टारगेट हो रहे हैं हर बार? ये कौन सी रणनीति है या कौन सा लीक हो रहा है, हमारी तरफ से इनपुट जा रहा है जिसकी वजह से सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया जाता है? जी ये सवाल है इस देश विवेक के जी, आप सामने। बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं अपनी बातों को समेट के, जब तक हमारे खुफिया विभाग के खुफिया इकाइयां सोशल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करेंगे, जनता के बीच में जब तक उनके मुखबिर नहीं पैदा होंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होंगी। और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जो नरसंहार करवा रही है भाजपा, इस पर जांच होने की जरूरत है, और ये जांच तभी होगी जब जिम्मेदार सरकार तय होगी। जी आकाश जी, अभी विवेक जी के द्वारा साफ तौर पे इतनी सारी घटनाएं गिनाई गई, लेकिन उसी के साथ मेरा आपसे सवाल ये है कि 15 अगस्त 2025 को ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वे लाल किला से ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो अब है वो मिशन सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा। उसके ठीक 3 महीने बाद ऐसी दर्द विदारक घटना हो जाती है, और जिसके बाद से सभी के बीच में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुख का माहौल है। और इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से आपने बताया स्लीपर सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की है, लेकिन आखिर क्यों बाहर के लोग आसानी से आके इस देश में बस रहे हैं, इस तरह के घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई इस पर रोकथाम नहीं हो पा रहा है। सरकार आखिरकार जो सुदर्शन चक्र जैसे मिशन चला रही है उसका असर क्यों नहीं होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नहीं मधुलिका जी, बिल्कुल असर है और बहुत फर्क है। जी धरती आसमान का फर्क है। घटना हुई है, निश्चित तौर पे बहुत दुखद है। हमने कहा ना कि मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहता। हमारे विवेक जी भाई ने अभी जो जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया कि ये हमले हुए, निश्चित तौर पे वो दुखद थे। और उन हमलों के बाद भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने जिस प्रकार से उन हमलों के बाद उसका बदला लिया, जिस प्रकार से हमने 10 के बजाय 100 मारने का प्रयास किया और हमने करके दिखाया, वो पूरे देश ने देखा है पिछले 11 सालों में। ने एक बहुत ही घटिया और घिनौना आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए नरसंहार करवाती है। ये काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में जब निहत्थे हिंदुओं पे गोलियां चलवाई थी, तो वो नरसंहार कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी आतंकवादी हमले में अगर कुछ निरीह लोग, कुछ हमारे जवाब अपने लीजिएगा, लोग जवाब मर लीजिएगा। जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उन लोगों को आप अगर इस प्रकार से आरोप लगाते हैं, तो ये देश देख रहा है। आप लोगों ने बार बार जब भी इस देश पे आतंकवादी हमलों के बाद भारत की सेना ने रिटेलिएट किया, जब हमने जवाब दिया, तो आपके लोगों ने बार बार उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेके एयर स्ट्राइक तक का सबूत मांगकर सेना के शौर्य को भी कम करने का प्रयास किया। ये इस देश ने देखा है। लेकिन इस दुख की घड़ी में इस देश की जनता भारत की सेना के साथ है। मैंने पहले भी कहा, मैंने अपील भी की थी कि ये भारत की जी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है। हमको सबको मिलके देखना होगा। निश्चित तौर पे अभी ये पूरी पूरी जो घटनाक्रम हुई है, इसके पहले की जो पूरी घटनाक्रम है, मधुलिका जी आपको पता होगा कि किस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं, किस प्रकार से इसमें हमने विस्फोटकों की बरामदगी की है। हमने और भी कई घटनाएं ये लोग करने के फिराक में थे, हमने उन घटनाओं को रोका है। निश्चित तौर पे कल ये जो घटना घट गई, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि ये चूक हुई है। इसको हम ये नकार नहीं सकते, ये चूक हुई है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा एजेंसियां तत्पर है। उन लोगों ने पहले से इन चीजों की भनक थी और लगातार कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां कर रही थी। लगभग आधा दर्जन आतंकवादियों को हम पहले भी गिरफ्तार कर चुके थे। और मैंने कहा ना कि सैकड़ों किलो हमने विस्फोटक भी बरामद किए थे पहले भी। जी जी विवेक जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा आधा दर्जन आतंकवादियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। चलिए नाम बता दीजिए, जी उन आतंकवादियों के नाम क्या थे और कहाँ थे, कहाँ के थे वो आतंकवादी, नहीं और किस किस तारीख को कौन कौन गिरफ्तार किया गया। मैंने तो नहीं आपको नहीं, अब तारीख के साथ बाकायदा आंकड़े दे दिए। नहीं नहीं, मेरा सवाल आ जाए पहले। अभी ये जिस हरियाणा तरह में से जो भाजपा डॉक्टर के अभी प्रवक्ताओं की एक हरियाणा में लीक जो है डॉक्टर कि गिरफ्तार हम ये हुआ है, कर क्या रहे थे, नहीं नहीं, अरे आपको नहीं तथ्यों को पता है या मधुलिका स्पष्टीकरण जी के को नहीं साथ पता प्रमाण के है? साथ दीजिए ना। नहीं नहीं, कितने जो आतंकवादी डॉक्टर किस जिले में पकड़े जो गए, डॉक्टर किस अभी राज्य में गिरफ्तार, पकड़े गए, किस तारीख 7 को लोग पकड़े गए, टोटल किस गिरफ्तार चीजों हुआ, के मैं साथ क्या पकड़े बोल गए, रहा हूँ? किस आतंकी अगर संगठन से उनके संबंध थे,
सब स्पष्ट नहीं करिए नहीं, आकाश जी। ये ये आधी अधूरी ये ज्ञान, सारी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं राजनीतिक नहीं वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ज्ञान आज ज्ञान देने राजनीतिक की वक्तव्य आवश्यकता सुनने के नहीं मूड है। में देश नहीं है। ये ये देश ये राजनीतिक वक्तव्य सुनने के चीजें मूड में नहीं है। ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो आपको आप भी बताइए पता ना, है आप प्रवक्ता बन कौन के सा बैठे हैं, डॉक्टर आपको पता होना गिरफ्तार चाहिए। हुआ है। वो मधुलिका जी, मैं डॉक्टर आपके माध्यम से हरियाणा में पूछता क्या हूँ। कर रहा था। मधुलिका जी, इसके मैं अलावा आपके माध्यम से गुजरात पूछता के हूँ। अहमदाबाद से जो इनसे गिरफ्तारी पूछिए कि हुई है, कितने आतंकवादी उसको कब पकड़े गए, वो उनके नाम उत्तर क्या थे, प्रदेश के अमरोहा किस के रहने आतंकी वाला एक संगठन के व्यक्ति थे। गिरफ्तारी ये हुई बैठ है। करके आपके क्या मंच पे इसके देश बारे के में सामने लोग नहीं झूठ परोस जानते रहे हैं। हैं? आपके नहीं नहीं, व्यूअर्स के इस सामने झूठ प्रकार बोल की रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ केवल आप लोग राजनीतिक बोलते बयानबाजी हैं। कर रहे हैं बैठ के। झूठ आप लोग बोलते ये हैं। केवल राजनीतिक आप लोग बयानबाजी कर रहे को हैं बैठ के, मतलब मैं इस फिर कह रहा प्रकार हूँ। की स्थिति हो गई है देश की कि इस सुरक्षा दुखद खतरे घटना में में है। आतंकवादियों की तरफ देश से की बैटिंग सुरक्षा करना शुरू खतरे कर में दिया है। आप लोगों ने। मोदी जी आप की लोग तो विदेश मतलब नीति ध्वस्त है हद पूरी तरह कर से। दिया है भाई। मोदी जी की विदेश नीति ध्वस्त है पूरी तरह से। मौजूदा अरे सरकार भाई, अपने पड़ोसी आप मुल्कों के लोग साथ ही अपने रिश्ते आतंकवादियों की सही नहीं तरफ कर से पा रही बैटिंग है। करना शुरू कर आप दिए चाहे हैं। किसी आप देश उन्हीं की को बात डिफेंड करिए, करना चाह रहे हैं। नेपाल जैसा चैनल देश पे भारत बैठ को के आंख दिखा रहा था। कौन गिरफ्तार हुआ, सोशल कौन डोमेन में गिरफ्तार है, हुआ। कोई चीज ऐसा नहीं कि छुपी देश हुई है। पूरी मैं ये तरीके से पूछ रहा पब्लिक हूँ, डोमेन में है। विदेश कौन नीति के कौन कमजोर गिरफ्तार होने का हुआ, कारण स्पष्ट कहाँ कर दें। कहाँ गिरफ्तारी हुई है, कब भारत कब को गिरफ्तारी लोगों हुई ने है। अभी इजी मैं टारगेट आज का क्यों बना आपको लिया दैनिक है। जागरण लेके दिखाता हूँ। आज भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल छोड़ के मैं जाऊंगा आपके मंच पे। भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों है कि भारत को सबने सबसे आसान टारगेट बना लिया है। नेपाल जैसा जी देश, छोटा देश, वो हमको आंखें दिखाता है। आज इनकी विदेश नीति, सरकार ने भारत को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि भारत के अंदर, भारत के राज्य, भारत के राजधानी में, जी भारत की राजधानी में ब्लास्ट होता है और उनका प्रवक्ता बैठ करके आपके मंच पे झूठ बोलता है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे थे। जो लोग आज पकड़े गए, अगर ये बम फटने के पहले, ब्लास्ट होने के पहले पकड़े जाते, तब हम मानते कि कार्रवाई हो रही है। घटना घटने के बाद कार्रवाई होना लिपापोती या फिर अग्रिम जांच का विषय हो जाता है। घटना को रोकने में आप नाकाम रहे। कोई एक घटना बताइए जिसको आपने रोक होने से पहले रोका हो। घटना घटने के बाद तो सुरक्षा संस्थाओं पे दबाव बढ़ ही जाता है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ, जिसकी पुष्टि पूर्व सीबीआई महानिदेशक भी कर चुके हैं। हमारे देश के ब्रिगेडियर जनरल भी कर चुके हैं। दूसरे देश में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर का झूठ उन्होंने वहां खुलासा किया कि राजनीतिक दबाव था और सेना को कार्रवाई करने से रोका गया। ये सारी पब्लिक डोमेन की बातें हैं। भाजपा की राजनीतिक दल के बयान को सेना का बयान नहीं मान सकते। भाजपा के जी राजनीतिक दल की बयान को इस देश के ऑफिशियल बयान से जोड़ करके दिखाना कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं। जी आकाश जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ये नाम पूछ रहे थे अभी। अनंतनाग का ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मुजामिल अहमद गनी, ये कौन है भाई? इसको क्या गिरफ्तार नहीं नहीं नहीं, किया गया? मैं आप नाम उनके नाम जानना चाह पूछ रहे रहा थे हूं। ना? मैं उनके नहीं नाम नहीं पूछ रहा हूं जो आपने कहा कि इस ब्लास्ट के होने के पहले आधा दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी थी। उनके नाम नहीं नहीं, मैं बताइए। ये जो अरे भाई ब्लास्ट होने ये के बाद मैं गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सब नाम सोशल डोमेन में है, नहीं नहीं, वो पब्लिक है। मैं अभी लखनऊ में मैं पकड़ी गई एक डॉक्टर। आज तो लखनऊ में भी एक डॉक्टर को अरे पकड़ा गया भाई, है, मैं महिला उन्हीं डॉक्टर की है। बात कर रहा मैं हूँ। उनके नाम मैं पूछना उन्हीं चाहता हूं लोगों जो की इन्होंने बात कहा था कर कि रहा लगातार था। आधी दर्जन गिरफ्तारियां पहले भी की जा चुकी है। नाम बताइए। मैं ब्लास्ट के कह बाद तो नहीं, रहा ब्लास्ट हूँ, के पहले मैं कितने कह लोगों तो को रहा पकड़ा हूँ गया वो कि नाम ये, बताइए। अरे भाई ये अनंतनाग से लेके, ये पहलगाम से लेके, ये अहमद एक था जो वहाँ पे मदरसे में पढ़ाता था वहाँ पे। वो उसने कबूल किया है कि वो पहले पत्थरबाजी करवाता था। आपको उसके बताऊं अलावा मैं, उसने इन्होंने कई इन्होंने कई कश्मीर के आतंकवादियों को चुनाव में बिल्डिंग आतंकवादी को देने का टिकट दिया था, काम पूर्व किया। आतंकवादी ये को। सारा पूर्व जागरण आतंकवादी आपका को कह रहा टिकट है, ये देने मैं में नहीं कह रहा भाजपा हूँ। ने इस देश में ये रिकॉर्ड आपका कायम किया, दैनिक जागरण कह रहा है। चुनाव में उतारने का काम किया ये था। दैनिक जागरण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दैनिक जागरण तो ये भी बता रहा है कि भाजपा की नेता महिला सप्लाई कर रही हैं बिहार चुनाव में। वो भी सही होगा। दैनिक जागरण का स्टिंग ऑपरेशन है। नहीं नहीं, अब फिर वही, आप गंभीर चर्चे पे आप कहीं और पहुंच जाएंगे। मैं तो इस गंभीर प्रकार चर्चे की पे ही बात हूँ। करना ठीक ये नहीं गंभीर लगता है चर्चा ना। नहीं है। ये नहीं चर्चा नहीं गंभीर नहीं है। नहीं, समाजवादी भाजपा पार्टी के की लोग क्या महिला क्या नेता करते हैं ये फिर मैं बताने लड़कियां जाऊंगा तो सप्लाई फिर कर रही समस्या हो है, ये जाएगी। गंभीर चर्चा नहीं है। मधुलिका जी, इसको ये आकाश गंभीर जी, नहीं जैसे मानते। कि नहीं नहीं, मतलब होता है समाजवादी कि जब सबसे समाजवादी पहले पार्टी इस का एक तरीके से नेता, एक होता है ब्लॉक जो प्रमुख बड़ा अपने हादसा स्कूल हुआ में जिस पर एक बात एक करनी एक थी। बच्ची का बलात्कार कर रहा था। ये भी तो दैनिक जागरण ने बताया था। ये भी दैनिक अभी जागरण आकाश ने आपके जी बताया नेताओं मतलब की था। पोल खोलना शुरू नहीं, करूं। नवाब सिंह यादव को मध्य भूल गए प्रदेश में क्या? एक नेता था, आप आपका हाईवे नवाब पे आकाश सिंह जी यादव देखिए के मतलब बारे वीडियो में बनवा रहा था दैनिक अपना। जागरण ने क्या आकाश बताया जी था, ये प्लीज आप ये भूल हम लोग गए? सिर्फ मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त पे जो मुद्दा हम लोग बातचीत कर रहे थे जिसपे वो ज्यादा गंभीर देखा जा रहा है। आकाश जी, किस तरह से आगे के लिए आप लोग रणनीति बनाएंगे, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? क्योंकि देखने को मिला जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर की, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो इस वक्त पर काफी सारे हमले देखने को मिले, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसके बाद से भी देखने को मिला, इस दरमियान भी लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसको रोकथाम करने का प्रयास
प्रयास किया गया, लेकिन उस तरह से नहीं सफलता मिली जिस तरह से सोची गई थी सरकार से। आखिर कहाँ चूक रह जा रही है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, दिल्ली में मैं वही राजनीति मैं नहीं करना चाह रहा था मधुलिका जी। दिल्ली जी। में कनॉट प्लेस से लेके और राजीव चौक, कनॉट प्लेस, इसके अलावा पुरानी दिल्ली में आप चले जाइए, चांदनी चौक से लेके महरौली से लेके कहाँ कहाँ पे बम नहीं फूटते थे। और कहाँ कहाँ पे इनके कार्यकाल में हर 6 महीने पे, और सिर्फ दिल्ली की कब बात फूटे आप जरा छोड़ डेट दीजिए, बताइए, उत्तर तारीख प्रदेश बताइए में जरा, दिल्ली जाइए, चांदनी चौक में उत्तर कब प्रदेश बम की कब कब लखनऊ फूट रहे की थे, जरा कचहरी तारीख तो में, बताइए। अयोध्या की अरे हम लोग कचहरी की में, ज्ञान ज्ञान बनारस की ज्ञानवर्धन कर कचहरी लीजिए। में, नहीं नहीं, बनारस की कचहरी में, अयोध्या की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में बम फूटता था। ये यूपीए के शासनकाल में होता था। और जम्मू कश्मीर की जहां आप तक लोग बात करवाते है, थे, जैसे तो मालेगांव में जम्मू करवाया आपने, कश्मीर में तो ये ऐसी स्थिति मालेगांव में होती आपने थी। करवाया था, अब ये भी तो मैं बताइए। मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था, सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में तो ये स्थिति होती थी कि इन लोगों ने अलगाववादियों को पाल रखा था। उनको ये लोग पूरी सरकारी व्यवस्था देते थे, सरकारी खर्चे पे वो रहते थे, खाते थे, सरकारी व्यवस्था पे वो लोग जीते थे। ऐसे ऐसे लोगों को पाल रखा था। और जो हर जुमे की नमाज पे मस्जिदों से ऐलान होता था और पत्थरबाजी होती थी, ये जम्मू कश्मीर की हकीकत थी। इसको एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदला है। वहां पे किस प्रकार से, कैसे पत्थरबाजियां होती थी, और फिर सेना के जवानों को क्या क्या करना पड़ता था। फिर मिर्ची, बम और मिर्ची की गोलियां चलानी पड़ती थी। उस पे लेके ये लोग मानवाधिकार का रोना रोते थे। वो जमाना भूला नहीं है कोई। आज देश जानता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जो कल की घटना है ना, निश्चित तौर पे इस पे कोई भी व्यक्ति आज राजनीति नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कर रहे हैं, ये बातें हम किसी और दिन कर मेरा लेंगे। जवाब ले लेकिन लीजिएगा, अभी उसके बाद मुझे डिबेट को लगता एंड है कि कीजिएगा। हम सबको मिल के इस एकजुटता दिखानी होगी। और मैंने कहा ना कि मधुलिका, जो आपका मूल प्रश्न था कि आगे क्या जी। होगा और आगे की रणनीति क्या होगी, तो एक बात सबको जी। समझ लेना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। हमने किसी भी आतंकवादी घटना के बाद किसी भी एक आतंकवादी को छोड़ा नहीं है। ये जो घटनाक्रम हुआ था पहलगाम में, उसमें जो मेरा उसके जवाब ले लीजिएगा मुदलिका जी। उन जी। जी। आरोपियों जी। की को जब भारत की सेना ने नेस्ता नाबूद कर दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग परेशान थे, बौखलाए हुए थे। और जैसे मोहम्मद के कुछ पोस्टर भी जम्मू कश्मीर में लगाए गए थे, जिसके बाद से लगातार एक जांच चल रही थी, और उसी क्रम में ये घटना को अंजाम देने का प्रयास हुआ है। हालांकि अभी आगे की जांच जारी है, बहुत ज्यादा इस पे कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, उन सबको उल्टा टांग देंगे हम लोग। जी विवेक जी, अपने जवाब के साथ ही इस बात पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो भूटान से पूरी तरह से शोक भी व्यक्त किया है। मधुलिका जी, अभी हमारे मित्र बहुत जी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब इनको जी। इनको मैं बेनकाब कर दूं जरा, और ये सोशल डोमेन में है, ये भी चेक कर लें जरा अपनी पार्टी का। जम्मू कश्मीर में इनसे पूछिए तालिब हुसैन शाह कौन है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अल्पसंख्यक मोर्चा में आईटी सेल का प्रमुख बनाया था। वो लश्कर का पूर्व आतंकी है। और ऐसे ही इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक पूर्व कहे जाने वाले आतंकवादियों को भाजपा में पार्टी पदाधिकारी बनाया है। अभी मैंने आपको जो उदाहरण प्रस्तुत किए थे, उसमें लश्कर के कई आतंकवादी हमलों का जिक्र था। जब आप जी। लश्कर के आतंकवादियों को अपने पार्टी में प्रमुख स्थान देंगे, तो सुरक्षा बलों का अरे मनोबल ऊंचा भैया, होगा कि नीचे होगा, ये बताइए। ये सब काम तो सुरक्षा बलों का समाजवादी मनोबल पार्टी डाउन के नहीं लोग होगा। करते हैं। नहीं 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 नहीं, आपके आतंकवादियों से कहने से कुछ नहीं मुकदमा होता। वापस लेना, ये सोशल फोरम पे है, समाजवादी पार्टी के लोगों आकाश का राय काम है। जी, सोशल फोरम पे गूगल कर लीजिए, गूगल कर नहीं नहीं, लीजिए, मुझे गूगल कर लीजिए। नहीं, अब सोशल शर्मिंदगी फोरम क्यों हो पे रही है, है? सबको पता है। अब शर्मिंदगी क्यों हो रही है भैया? अब शर्मिंदगी क्यों हो रही है? नहीं, देश के झूठ मत बोलिए ना, सीआरपीएफ और अन्य झूठ मत बटालियन पे बोलिए। होने वाले हमलों का जिम्मेदार हम इन पूर्व आतंकवादियों को क्यों ना मारे? हो सकता है कि सेना की खुफिया इनपुट अपने साथियों तक पहुंचाते हो, जो इनके पूर्व कहे जाने वाले साथी हो। लश्कर के आतंकवादियों को आपने पार्टी में क्यों लिया, भले वो ये पूर्व काम आतंकवादी सेना का, रहे हो? तो ये मैं काम ये सेना सवाल का है ना, उठाना चाह रहा हूँ सेना इस को देश के तय करने सामने, के लिए हम आप आपके कौन है, मंच पे कौन क्या उठा रहा तय हूँ करेगा भाई। मधुलिका जी। और इस बात की पुष्टि आप गूगल पे, अभी आप बैठी हैं मंच पे, ये भी बैठे हैं, गूगल करके देख लीजिए, वरना मैं और आतंकवादियों के नाम खोलना भी शुरू करूंगा। मैं इनको इनके जी। सामने, इनके शीशे के सामने इनको एक्सपोज कर दूंगा। जी और मैं विवेक जी, इनको आप अपनी बताऊंगा बातों को कम कि इस समझिए, देश का ताकि राजनीतिक इस आतंकवाद कौन पर पैदा कर ना रहा है। होए। जी।
इस आकाश जी, देश आप को। जवाब में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को पूरा करिएगा। नहीं नहीं, देखिए इस प्रकार की खोखली बातों का कोई जवाब नहीं देना है। मैंने हाँ, पहले जवाब भी नहीं कहा है, है जुमला हो गया, जुमला हो प्रकार गया। इस प्रकार के हवाइयां उड़ने नहीं लगी नहीं, चेहरे पे, अब मैंने कहा हवाइयां ना कि उड़ने लगी चेहरे पे। इस प्रकार के अब तोतों गंभीर की आवाज विषयों शुरू हो पे गई। इस इस तरह की प्रकार के राजनीतिक बातों का छोटे कोई और इस प्रकार इनकी के पार्टी तुच्छ आतंकवादियों आरोप के साथ तो संबंध मैं एक रखे तो इसका राजनीति कोई से मतलब प्रेरित नहीं है। आरोप वाह, मानता हूँ। बहुत जिस बढ़िया। प्रकार की न कोई सत्य है न कोई तथ्य है, जो मन में आया बोल दिया, तो ऐसी बातों का कोई अरे औचित्य तो नहीं आप है। मेरे ऊपर एफआईआर मैं कराइए भाई। जो इतना बड़ा सत्य है आरोप मैं उसकी आपके बात ऊपर लगा रहा हूँ, कहते हैं। मेरे ऊपर एफआईआर कराइए। मैं अरे मेरे आपको भाई, चुनौती दे मैंने रहा हूँ, तो मेरे रहा ऊपर हूँ। एफआईआर कराइए। मैं इतना बड़ा आरोप मैंने आपके ऊपर लगाया है। अरे ये तो ये सेना तो का आपके काम है लिए, ना, सेना ये तो आपके देखेगी ऊपर कि कौन डिफेमेशन की कौन नोटिस वहां आपको पे। मुझे भेजनी चाहिए। नहीं नहीं, मधुलिका मैंने जी, कहा ना कि मैं पहला प्रवक्ता वहां हूं जो पे इनको खुद कह रहा है, ये मुझे सेना डिफेमेशन की नोटिस भेजे। सेना ये देखेगी कि वहां पे कश्मीर में कौन आतंकवादी है, किसको ठोकना है, किसको नहीं ठोकना है। हमने फ्री हैंड दे रखा है। कांग्रेस पार्टी की तरीके से हमने हाथ बांध के नहीं रखे हुए हैं। जी, मेरी बात आ जाए अब। फिलहाल जैसे कि जी विवेक जी, वक्त के अभाव की वजह से हमें अपनी चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। सिर्फ एक फिलहाल लाइन अपने कह आप के खत्म कर रहा हूं, जी जी एक लाइन कह के जी खत्म कर रहा हूं। अगर मेरी बातों के तथ्य गलत हो, ये मुझे डिफेमेशन की नोटिस या मेरे ऊपर केस फाइल करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनका कंडक्ट देखे कि इस देश में आतंकवादियों का राजनीतिकरण कौन कर रहा है। जय हिंद। नहीं नहीं, जी, भारतीय जनता फिलहाल पार्टी वक्त इतनी के अभाव छोटी की वजह छोटी से हमें अपनी चर्चा को आरोपों यहीं पे पे लोगों रोकना पे पड़ेगा। मुकदमे नहीं दिल्ली में दर्ज जो घटना कराती है। हुई है उसके बाद से धन्यवाद। देखने को मिल रहा है कि लगातार सभी के बीच में काफी ज्यादा दुख देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना बाकी है। तब तक के लिए देखते रहे एयरटेल टीवी। मैं आपके साथ हूँ।